फाइन। So what is a derivative? A derivative is a contract between two parties, okay, which derives its value from the underlying asset. Okay. From the underlying asset. हम बहुत सिंपल वे में भी समझ सकते हैं इसको। डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? फॉरवर्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट है, बस एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टी एग्री करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है ना। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स। चलो एक छोटा एग्जांपल ही लेते हैं और ये देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है। लेट अस टेक फॉरवर्ड ओनली। सो ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक आपका स्पेक्युलेटर होता है, वन इज हेडजर। स्पेक्युलेटर क्या सोचता है कि भाई फ्यूचर, आज अगर मैं एक प्राइस फिक्स कर लूं और फ्यूचर में जो प्राइस मैं आज फिक्स कर रहा हूं वो प्राइस से ऊपर अगर स्पॉट प्राइस चला जाए, भाई आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कोई ना कोई एक प्राइस एस्टिमेट करके बताऊंगा, करेक्ट। हाँ, मेरा कुछ ना कुछ एक, सी आई एम नॉट गोइंग इनटू मैकेनिक्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट ए फॉरवर्ड प्राइस, वो सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। जनरल मार्केट में क्या होता है भाई, हमको लगता है कि फ्यूचर में जाके दाम बढ़ जाएंगे, तो वो स्पेक्युलेटर क्या सोचता है कि अगर मैं आज वो प्राइस को लॉक इन कर दूं, फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूं, अगर जो लॉक्ड इन प्राइस है उसके ऊपर मार्केट चले गया तो मैं जिस प्राइस को मैंने लॉक किया हुआ है उस पर खरीद के मैं ज्यादा प्राइस में बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूं, करेक्ट। वो मार्केट में बेट लगाता है, बेट, ओके। हेडजर बेचारा परेशान रहता है। हेडजर को ये प्रॉब्लम होता है कि फ्यूचर में अगर मेरे प्राइसेस जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं या जो भी मैं फ्यूचर में बेचूंगा कहीं से लेकर, उसके प्राइसेस गिर गए तो मुझे मिनिमम प्राइस भी नहीं मिला तो मैं लॉसेस में चले जाऊंगा। मुझे मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, करेक्ट। तो हिज सेंटिमेंट इज बुलिश सेंटिमेंट। ये दो ही पार्टीज होते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट भी बोल सकते हैं। जनरली डेरिवेटिव्स जब आप पढ़ते हो, गूगल सर्च करते हो, कुछ भी करते हो, लॉन्ग शॉर्ट ये चलता रहता है। यानी लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है। ये बंदा, दिस गाय वांट्स टू होल्ड द स्टॉक और कमोडिटी और समथिंग, ओके, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वांट्स टू गेन फ्रॉम द प्राइस राइज। अब जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होल्ड नहीं करता, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, he will pay the price after some time in the future, correct। बट आज कॉन्ट्रैक्ट बनाने से किसी ना किसी के पास तो वो एसेट है, जिसके पास से खरीदेगा वो तो होल्ड करके रखता है। इसका तो मकसद एक ही है कि मैं आगे जाकर वो प्राइस राइज होगा तो उससे कमा लूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इसके पास स्टॉक है भी तो ये क्या सोचता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। हेलो। हाँ सर। हाँ, अगर मतलब ये तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उस दिन वो उससे वो स्टॉक लेके किसी को भी बेच देगा ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे तो। सो ही इज लॉन्ग, सो ही वांट्स टू गेन फ्रॉम द प्राइस राइज, एंड ही इज शॉर्ट, ही वांट्स टू सेल इट इन द मार्केट एंड वांट्स टू गेट हिज मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो इसके सेंटिमेंट्स है बेयरिश सेंटिमेंट्स। ये कोई भी गैम्बल, कोई बेट वेट नहीं लगाता, भैया मेरा जितना मिलना है मिल जाए तो काफी है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें फॉरवर्ड प्राइस क्या है पहले ये देख लेते हैं, एंड वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, देन विल गो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइस, कैसे फॉरवर्ड प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। सो ए बी, ओके सर। हाँ, ए क्या बोलता है बी से, भैया ऐसा ऐसा है कि कुछ भी ले लो, मैं एक बेकरी का मालिक हूं या मेरा कोई फ्लावर मिल है, एनीथिंग, या आलू प्याज ही ले लो, कुछ भी ले लो, ये बंदा है। सो ही हैज अ फ्लावर मिल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या ये समझो चिप्स का है, चिप्स का फैक्ट्री है इसका। कल को तुम भी या मैं भी कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहेगा तो डेफिनेटली इन चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं। सो ए का चिप्स का फैक्ट्री है, इसको लगता है कि पोटैटोज के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे।
और ये क्या करता है, ये बी से बोलता है भैया बी ऐसा ऐसा है कि मेरे को अभी तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मैं तुमसे 3 महीने के बाद आलू खरीदना चाहता हूँ। अब अभी अभी खरीद लूंगा, स्टोर करके रखूंगा तो खराब वराब हो जाएगा, तो 3 महीने के बाद मुझे तुम आलू बेच देना। पोटैटोज यू कैन सेल मी पोटैटोज आफ्टर 3 मंथ्स। तो उसके लिए आज ही प्राइस फिक्स कर रहे हैं 100 रुपीज। चलो हम एक छोटा मोटा फिगर लगा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द थिंग्स। अगर मैं तुमको ये पॉइंट प्रूव करना चाहूँ कि अंडरलाइंग एसेट का, तो मैं ये एग्जांपल के बाद प्रूव कर दूंगा। सो ये इससे बोलता है कि भैया मुझे तुम 1 kg आलू जो भी है मतलब 100 रुपए के हिसाब से बेच दो, और ये प्राइस आज ए बी के साथ फिक्स करता है, करेक्ट। बी भी बोलता है कि भाई यस ऐसा ऐसा है कि अभी तो मेरे पास आलू है नहीं, 3 महीने के बाद ही मेरे पास वो प्रोड्यूस आएगा, और हो सकता है 3 महीने के बाद दाम गिर जाए, तो मिनिमम मुझे 100 रुपए भी मिल जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं तो दाम गिर जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये बोलता है कि भाई अगर मैं 3 महीने में मैं आलू उगा तो रहा हूँ, खेत में कोई मतलब कुछ जानवर आके खा लेता है खेत को, कोई गाय घुस गई, या कोई भी मतलब जनरल वे में सोचो कोई दूसरे कोई जंगली जानवर आके या मतलब कोई भी हर्बीवोरस आके फसल पूरी खराब कर देते हैं, खा लेते हैं, उसमें कीड़े लग गए, तो क्या करेंगे, आलू तो जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो नुकसान यस होगा ही होगा। और आलू का क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या बोलता है कि भाई दाम गिरने का डर है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करके बेच सकूं, 100 रुपए में मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी विथ 100 रुपीज, ठीक है। सो दिस गाई इज नथिंग बट व्हाट, hedger, the a speculator. हाँ। तो ये बंदा क्या बोलता है कि भैया अच्छा है, मैं आज ही अगर मेरा ये लॉक इन कर लिया ना, तो मेरा कॉस्ट को मैं फिक्स कर लिया, कल को ठीक मार्केट है में सर, ये तो हाँ मेरे को ये तो पता ही है सर, मेन मैं फॉरवर्ड प्राइसिंग फ्यूचर्स में आ का। रहा हूँ, पहले तुम समझ तो लो ना, जल्दी क्यों, ये करके मैं प्राइसिंग पे आ रहा हूँ ना। अभी तुमको जो समझ में ओके। आया ठीक है, तुम मेरे को बताओ, इसमें मेरे को बताना, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। तो ये स्पेक्युलेटर है, ये 100 रुपीज में इसके साथ फिक्स कर लिया कि देखो अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच बोथ द पार्टीज फिक्स सम, बोथ द पार्टीज एग्री, मतलब वन पार्टी एग्रीज विथ अनदर पार्टी। सपोज ए पार्टी है, ये बी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है जिसके तहत ही वांट्स टू बाय सम क्वांटिटी, ओके, दैट इज प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, आज के दिन हम्म। प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी एट ए प्री डिटरमाइंड टाइम और फिक्स टाइम एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। यस। तो आज के दिन में जो प्राइस फिक्स हो रही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या प्राइस है, क्या सौ प्राइस रुपए है, कितना है ये? 100 रुपीज हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस। तो ये हमारी फॉरवर्ड प्राइस है, एग्रीमेंट के अंदर में इतने में ही ए बी से पोटैटोस परचेज करेगा, एंड ये प्राइस पे ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को मेच्योरिटी पे फुलफिल करेंगे, एंड इसमें राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों होता है। ये मतलब राइट एंड ए का राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है फुलफिल करना, बी का भी राइट है ऑब्लिगेशन है फुलफिल करना, यानी इसको जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो उसको 100 रुपए देने होंगे, एंड इसको मेच्योरिटी पे वो पोटैटोस इसको 100 रुपए में बेचने होंगे, बोथ द पार्टीज कैन नॉट डिनाई, राइट। नाउ हम्म। अब ये तो पॉइंट हो गया फॉरवर्ड प्राइस का, ठीक है। तो फिर स्पॉट प्राइस क्या होना चाहिए, ये तो फ्यूचर की और प्राइस है, प्राइस का भी। हाँ, आज की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, हम लोग पहले फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सो फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू, चलो हम इसको क्या करते हैं, फॉर टाइम बिंग 110 समझ लेते हैं, कितना, 110। 110, चलो 110 पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो आर फॉरवर्ड प्राइस इज 110 रुपीज। तो फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट वैल्यू एज ऑन टुडे इनटू 1 प्लस आर होल पावर एन, दैट इज मतलब सिंपल सिंपल, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस होल पावर एन, करेक्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला हम्म। कॉन्सेप्ट। तो मेरा ये हो गया 110, स्पॉट मेरा 100 होना चाहिए, 1 प्लस 0.10 होल पावर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये मेरा दोनों मैच हो रहा है। आर 10% क्यों है सर? हाँ मैं बताता हूँ ना, पहले इतना तक क्लियर है। हाँ। भाई अभी ये क्या होता है, ये ए और बी के बीच में एक डिस्कशन होता है, तो ए जो है फॉरवर्ड प्राइस फिक्स करता है, ए और बी के बीच में फॉरवर्ड प्राइस 110 फिक्स हुआ, ठीक है। अब सपोज, चलो हम्म। एक एग्जांपल ले लो,
हम कभी भी याद रखो, अगर तुम कोई पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारे को बैंक इंटरेस्ट ऐड करके देता है कि नहीं देता है? हाँ, तो अगर मैं बोलूं फॉरवर्ड प्राइस इज नथिंग बट स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो कोई गलत होगा? फॉरवर्ड प्राइस है। फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यस। इसमें कोई गलती है क्या? नहीं। नहीं है, क्योंकि सपोज अभी ये ए और बी है भाई, ये इसको बोलता है कि मैं तुमसे एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, फाइन, एक अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का हुआ है 1 करोड़ रुपीस, लाइक इसका अपार्टमेंट का कॉस्ट है। अब ये बंदा बोलता है कि मैं तुमको आज के दिन 1 करोड़ रुपए देने को रेडी हूँ, ठीक है। ये बंदा बोलता है ठीक है, आज के दिन तो 1 करोड़ रुपए फाइनल है। फिर अगले दिन ये उसके पास जाता है, बोलता है भैया मेरे पास इंतजाम नहीं हो रहा, मैं 1 ईयर के बाद तुमसे खरीद लूंगा, ओके। तो 1 ईयर के बाद बी बोलता है 1 ईयर के बाद भैया देखो ऐसा ऐसा है कि आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे करने होंगे। क्यों क्यों पे करने होंगे भाई? क्यों? ए इज ए बायर, बी इज ए बिल्डर, ठीक है ना। चलो, हम्म। तो ए बोलता है बी से कि मैं तुमसे आज फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, आज के डेट में, आज के दिन में दाम हो गया 1 करोड़ रुपए। लेकिन फिर बाद में ए का माइंड चेंज होता है, बोलता है ऐसा कोविड सिनेरियो ये वो चल रहा है, मैं 1 ईयर के बाद खरीद लूंगा तुम्हारे से, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना लेता है। फ्लैट बहुत पसंद आया उसको। बी बोलता है भैया 1 साल के बाद आपको 1 करोड़ 10 लाख देना होगा। क्यों भाई? बी का बोलना करेक्ट है ना। बी बोलेगा अगर ये फ्लैट मैं तुमको आज ही भेज दूं और ये फ्लैट का पैसा मेरे हाथ में आज आ जाए और वही पैसे को मैं अगर बैंक में डिपॉजिट कर दूं तो मुझे 10 लाख रुपए मिलना है। हम्म। तो वो 10 लाख मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मैं कैसे लूज कर दूं? सीधी सीधी बात है भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज आपके सामने जो है वो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू थोड़ी ना 1 करोड़ रहेगी। हाँ। ये तो बेसिक सी बात है कि आज जो हमारे सामने है वो 1 करोड़ का है फ्लैट। 1 साल के बाद कोई भी बिल्डर 1 करोड़ में कैसे बेचेगा आपको? हम्म। नहीं बेच सकता ना। नहीं। तो सीधे सीधी बात है, स्पॉट प्राइस इज 1 करोड़ एंड फॉरवर्ड प्राइस इज 1 करोड़ 10 लाख, 1.1 करोड़। ये स्पॉट ओके। प्राइस और फॉरवर्ड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट, दैट्स इट। ओके। एनी डाउट्स? नो। डेफिनेटली, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। बायर बायर ने बोला बिल्डर को कि भाई मैं कल आपसे डिस्कस करके गया, मेरे घर में कंडीशन एसेस किया, मेरा नहीं है अभी, मैं 1 साल के बाद आपसे कर दूंगा। बोला बिल्डर, बोला ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट बना लो, 1 साल के बाद वो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास से निकल जाएगा। तो एग्रीमेंट आप साइन कर लेते हो तो वो फ्लैट मैं आपके लिए ब्लॉक करके रखता हूँ, बट कंडीशन ये है कि आपको 1 साल के बाद मुझे 1 करोड़ 10 लाख देना चाहिए। तुम भी बिल्डर हो ना यार, तुम खुद सोचो। हम्म। क्या भाई, क्या बेटे शिवांग, मैं आपके पास आया खरीदने के लिए, आप क्या बोले मेरे को कि सर ऐसा ऐसा है कि आज तो 1 करोड़ में ले जाओ भाई, पक्के बिजनेसमैन हो, साल भर के बाद तो नहीं देने वाला, आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगेंगे। क्यों? मेरा आप आज अगर वो 1 करोड़ मुझे दे देते तो उसको बैंक में डाल देता या कहीं और इन्वेस्ट कर लेता तो मुझे 10 लाख मिलता। वो 10 लाख तो आप, मैं कैसे छोड़ दूं फिर? आप भी सोचिए सर, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं कैसे आपका नुकसान होने दूं? मैं बोलूंगा ठीक है फिर 1.1 करोड़ में मैं खुश हूं। मैं भी इसीलिए खुश हूं क्योंकि वो दाम और ज्यादा भी जा सकता है, फाइन। तो मैं वो लॉक इन कर लिया हाँ। प्राइस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फॉरवर्ड प्राइसिंग का, फाइन। ओके। अभी इसमें और कुछ भी ऐड होने वाला है जो मैं एक आध दो एग्जांपल लगा के आपको समझा के वाइंड अप करवा दूंगा। पॉइंट नंबर 2। अब देखो, इसी छोटे एग्जांपल में हम लोग आते हैं। अभी सपोज ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस फिक्स हुआ वो हुआ 110, करेक्ट। आज का स्पॉट प्राइस 100 है, चलो मैं इसको स्पॉट 100 लिख देता हूं, और फॉरवर्ड प्राइस है आपका 110, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऐड करने से फॉरवर्ड प्राइस बन गया। अब 3 महीने के बाद, अभी ये है अपना फॉरवर्ड प्राइस, लेकिन वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या करोगे, क्या आंसर होगा? पता नहीं सर। हाँ, वही मैं बता रहा था आपको कि आपको कुछ कुछ चीजें हैं वो थोड़ी अभी इस चैप्टर में नहीं मिलेंगी। सो ये जो पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, उस दिन आपने क्या किया, 110 में आलू खरीद लिया, और उस दिन का जो स्पॉट रेट मार्केट में चल रहा है वो 150 चल रहा है। तो आपके दिमाग में ये आया, यार यार इसको आलू को लेके चिप्स बनाने से तो अच्छा है इतना सारा लॉट में सस्ते में ले लिया, ठीक है ना। सपोज ऐसा सोचो।
अब तो मैं 110 में खरीद के इसको कितने में बेच सकता हूँ? 150 में 150 में। तो मेरा कितना, मेरे को प्रॉफिट कितना आया? 40। ये मेरा वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है That's it. वही होता है क्या वैल्यू? जो भी आप देखते हो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, गूगल सर्च करते हो, ये वो देखते हो, उधर सब जगह यही दिमाग खराब करते हैं, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट। लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा ऑप्शन में आने के बाद थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द प्रॉफिट यू डिराइव फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ए स्पेक्युलेटर। आपका तो यही मकसद था ना कि मैं एक प्राइस लॉक इन कर लूं, फ्यूचर में एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो उसको कम में खरीद के फ्यूचर में ज्यादा में बेच दूंगा, तो प्रॉफिट आ गया आपको। दिस इज योर वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ आई से वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट स्पॉट प्राइस ऑन दैट डे, वो कितना है? 150 minus the forward price on that day, which is 110. So you get the value as 40. ठीक है? तो तो सर मैंने दो, हेलो, 150 हो गया है अपना स्पॉट प्राइस उस दिन एंड मार्केट 110 में हो गया है स्पॉट हो फॉरवर्ड गया, प्राइस। स्पॉट प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना? हम्म अगर 110 का 110 होता तो कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा हो गया बोल के हम लोग को फायदा हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2। सो आपका फॉरवर्ड प्राइस भी हो गया और वैल्यू ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, ये फॉरवर्ड प्राइस में और कुछ चीजें भी आने वाली हैं, जैसे अगर कुछ इनकम्स आपको ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मिले, फॉर एग्जांपल, जैसे क्या होता है, हम कुछ कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट भी हमको, चांस, बेनिफिट कमाने का भी चांस होता है। जैसे अगर मैं किसी स्टॉक का फॉरवर्ड प्राइस बनाऊं तो उसका फ्यूचर में डिविडेंड्स भी उसमें से डिराइव होता है, करेक्ट ना? डिविडेंड पेइंग स्टॉक है वो, क्या है? डिविडेंड पेइंग स्टॉक। डिविडेंड पेइंग ओके। स्टॉक, हाँ। तो और फिर कई बार क्या होता है, अगर मतलब मैं आपको दो दो तीन तीन चीजें बता रहा हूँ, स्टॉक लेते हो तो वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होता है। दूसरी बात, कई बार कमोडिटीज में अगर आप जाते हो तो कमोडिटी में आपको स्टोरेज कॉस्ट भी लगता है, स्टोरेज कॉस्ट ओके। भी लगता है, इंश्योरेंस भी लगता है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो बंदे को लगेगा तो वो आपसे वसूलेगा ना, वो तो बोलेगा भैया आपने 3 महीने के बाद मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप इतने में खरीदना चाहते हो, ठीक है, और आप फॉरवर्ड प्राइस ये होना चाहिए। फॉरवर्ड प्राइस तो उसमें फिक्स होना चाहिए ना, वो फॉरवर्ड प्राइस फिक्स होगा तो कैसे होगा? एक तो आपको फाइनेंस कॉस्ट लगेगा, इंटरेस्ट, मतलब स्पॉट से फॉरवर्ड जाने के लिए डेफिनेटली सामने वाला बंदा ये बोलेगा ना, भैया मेरे को ये पैसा आज आप दे देते तो मैं वो इंटरेस्ट कमा लेता, तो इंटरेस्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको, तो रिस्क फ्री रेट ले रहे हैं हम लोग, फाइन। ओके, यस। हाँ, उसको कंपाउंड कर रहे हैं आगे जाने के लिए। फिर उसके साथ सामने वाला बोलेगा भैया ऐसा ऐसा है, तुमको जो कमोडिटी रखना है वो तुम अगर अपने पास रखते तो तुमको स्टोरेज कॉस्ट पड़ता, वही मुझे पड़ रहा है, तो मैं कैसे आपको कम में बेच दूं, तो वो भी मैं आपसे ऐड करके लूंगा, करेक्ट, वो कॉस्ट ऐड हो जाएगा, फाइन, हम्म होगा ना? अब तीसरी बात, हाँ। तीसरी बात, यही फ्लैट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 1 करोड़ में हमने सामने वाले से आज की डेट में बोला कि भाई मैं आपसे फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, बिल्डर भी बोला हाँ भाई खरीद लो। अगले दिन आप उसको बोलते हो कि ऐसा ऐसा है कि मैं आपसे 1 साल के बाद कर दूंगा, तो 1 साल के बाद वो आपसे 1.1 ले लेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता हम्म है कि आपका फ्लैट, आप उसको बोलते हो बिल्डर को भैया ऐसा ऐसा है कि यही फ्लैट अगर मैं आज आपसे खरीद लेता, एक सेकंड, ये फ्लैट अगर मैं आपसे आज खरीद लेता और उसको रेंट पे चढ़ा देता 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से, तो मुझे 12 लाख रुपए मिल जाते, है ना? ये मेरा जो रेंट मुझे मिलना है वो मुझे नहीं मिल रहा, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसे हमें माइनस करना होगा, करेक्ट ना? ये इनकम आपको नहीं आके सामने वाले को आ रही है, तो जैसे वो आपसे कॉस्ट वसूल कर रहा है, बेनिफिट कैसे वसूल कर सकता है? बेनिफिट तो काटेगा ना वो। ओके। समझना है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। बोलने का मतलब ये है कि ए जो है बी से बोलता है कि भैया आज आपसे फ्लैट खरीदना है,
कल चेंज होता है माइंड, ए बी से बोलता है अभी साल भर के बाद खरीदना है, बोलता है ठीक है भैया ऐसा ऐसा है, तो आप पैसा मुझे आज देते, मैं बैंक में डालता, मुझे ब्याज आता, वो आप मैं आपसे वसूल लूंगा, तो 1.1 में आप दोनों रेडी। लेकिन सामने वाले को आप हम्म ये बोलते हो, सामने वाला बोलता है भैया 1 साल तक फ्लैट तो मेरे पास है, लॉक्ड है, उसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस करना है तो उसका भी मैं चार्जेस होगा, तो आप बोलते हो ठीक है भैया मेरा ही फ्लैट है ना, मैं खरीदने के लिए हाँ भर चुका हूँ, मेंटेनेंस मेंटेनेंस होगा, ठीक है मैं भरने को रेडी हूँ, तो और एक 10 लाख रुपए मेंटेनेंस का, समझ लो एग्जाम्पल, ओके 1.2 हो गया। या अब तीसरी बात क्या होती है, आप भी उसको बोलते हो देखो भैया तुम तो चालू निकले, तुम तो सारा पैसा ले लिए, यही फ्लैट अगर मैं आज खरीद लेता तो मैं इसको रेंट पे चढ़ाता तो वो मेरे को बेनिफिट मिलता, रेंटल इनकम का, वो बेनिफिट भी तुम खा रहे हो, तुम उसको चढ़ा सकते हो ना रेंट पे, करेक्ट है कि रॉन्ग? हाँ वो अपॉर्चुनिटी तुम कॉस्ट कैसे हो गया लोगे, मेरा इनकम है, मेरा मेरा फॉरगॉन है, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो सामने वाला बोलेगा ठीक है मैं वो तुमको बेनिफिट ट्रांसफर कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, वो माइनस करके जो भी बनता है मैं ले लूंगा तुम्हारे से। अब क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा फिर? जो भी मतलब 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए वो माइनस करके आपका एक फॉरवर्ड प्राइस बनेगा, वही प्राइस आपका फ्यूचर का प्राइस होगा, मतलब वही प्राइस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा खरीदने का फ्लैट को। ओके ठीक है? सर, मतलब एक स्टॉक्स में समझो अभी 150 का अपना वो है, मार्केट प्राइस है अभी, हाँ। 110 में अपना 150 स्पॉट प्राइस है, 110 फॉरवर्ड प्राइस है, और ऐसे कैसे डिविडेंड्स होगा? अगर 5 रुपीज दिया हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? 150 फॉरवर्ड हो सकता है, 110 स्पॉट हो सकता है, आप उल्टा बोल रहे हो। 150 फॉरवर्ड प्राइस होता है। मैं लिखता हूँ, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, व्हाट इज फॉरवर्ड बाय? फॉरवर्ड प्राइस होता है जिसपे अग्रीमेंट होता है ना, जो प्राइस पे। हाँ, तो वो फॉरवर्ड जो है फ्यूचर में पे करने का प्राइस होता है, उसका आज एक स्पॉट प्राइस भी तो होना चाहिए ना, अच्छा राइट, तो वो ठीक है, हाँ, तो हाँ 110 स्पॉट प्राइस है, 150 फॉरवर्ड प्राइस है। हाँ, तो 150 फॉरवर्ड है और ये स्पॉट 110 है, तो भी इसको इधर से इधर लाने के लिए कंपाउंड करना पड़ेगा, तो इधर से इधर जाने के लिए डिस्काउंट भी तो करना पड़ेगा ना, बात एक ही बनती है। और सर अगर 3 महीने का टाइम फ्रेम है और 3 महीने में डिविडेंड्स मिलते हैं 5 रुपीज, हाँ, तो वो डिविडेंड माइनस हो जाएंगे ना, बेनिफिट है, कभी भी तो बात याद रखो। 150, हाँ, तो 150 -5 हो जाएगा। 150 में से क्यों हाँ 150 -5 हो जाएगा, यस, क्योंकि वो फॉरवर्ड प्राइस है, उसमें से डिविडेंड निकलेगा आपको। राइट, so when I take an forward option, forward contract with you, हाँ saying that I will buy at 150 rupees and you receive the dividends 5 rupees, हाँ, ठीक है, तो फिर 3 महीने के बाद मैं आपसे 145 में ले लूंगा। देखो फॉरवर्ड प्राइस से माइनस होगा, लेकिन अगर आप स्पॉट प्राइस से फॉरवर्ड फाइंड करना चाहते हो तो स्पॉट प्राइस ऐसे होता है, देखो मैं आपको फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, उसको जस्टिफाई करता हूँ। देखो आपका फॉरवर्ड प्राइस है स्पॉट इंटू 1 + r होल पावर n माइनस प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है? जो कॉस्ट आप इंकर करोगे, सामने वाला बोलता है कि ये भाई ये खर्चा मेरे को लगेगा, कमोडिटी के केस में गोल्ड वगैरह में आपका रखूंगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है, माइनस सामने वाले को आप क्या बोलते हो, भैया यही मैं आज खरीद लेता तो मुझको ये यहाँ मैं इसको मतलब बेचकर पैसा रख के इंटरेस्ट कमा लेता, वो मेरा फॉरगॉन हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो माइनस आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट भी निकाल दोगे। ये फ्लैट के केस हम्म, में मैं आपको बताया ना, रेंटल इनकम इसको जा रहा है, तो ये क्या करेगा, माइनस हाँ, करके आपको दे देगा। ये पूरा इक्वेशन है फ्यूचर प्राइस का, करेक्ट? इसी को अगर आप ठीक कुछ है। और तरीके से देखना चाहो तो फ्यूचर प्राइस को क्या करोगे, फ्यूचर प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू स्पॉट इंटू 1 + r होल पावर n, मतलब बात एक ही हो गई है, दोनों भी इक्वेशन इक्वल हो रहा है। हाँ, इसको मैं अगर स्पॉट को रिस्क फ्री रेट पे कंपाउंड करके आगे लेके जाऊं, तो जो फ्यूचर प्राइस है उसमें से जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट मैं आपको क्या बोला, फ्लैट के केस में किसके पास था वो, करेक्ट? रेंट हम्म, किसने कमाया, बिल्डर को आया कि बायर को आया? बिल्डर को हाँ, तो किसी को भी बिल्डर नहीं के पास, आया रेंट, हाँ बिल्डर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो। हाँ बिल्डर के पास ऐड हुआ और कॉस्ट उसका लगा माइनस, वही क्या करेगा, आप हम्म पे ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा भैया मेरे को अभी अगर मैं ये फ्यूचर प्राइस ही अगर चाहूं, बोलेगा भैया ये जो भी आप कर रहे हो ना कैलकुलेशन, उसको कॉस्ट ऐड कर लो, मुझे दे दो, मेरा खर्चा लगा, बेनिफिट में आपको माइनस करके दे दूंगा, क्योंकि वो मैंने ले लिया, वो आपका बनता था, जो भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लॉस हुआ, तो इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम होता है। ओके, समझ गया सर, एक एग्जांपल देख सकते हैं क्या हम इसका? ये फ्लैट का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, आपके सामने क्लासिक एग्जाम्पल है, अगर इसको फिर चाहिए तो एलाबरेट कर देता हूं नीचे।
मतलब सर उसमें हाँ फ्लैट का मैं समझ गया हूँ, मैं हाँ, बोल रहा हूँ फिगर्स के साथ प्रॉपर एग्जांपल देखना था मुझे। फिगर के साथ ही है ना, फिगर के साथ ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, अगर अभी मैं अगर ये फिगर्स के साथ बताऊं तो ऐसा हो जाएगा। आ, इसको ऐसा देख लेते हैं, चलो। हाउस प्राइस जो भी आपका है, सपोज मैं कुछ इसका फिगर ले रहा हूँ 1 करोड़, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी आपका जो है रिक्वायर्ड 31 दिसंबर, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट हम्म। रेट जो चार्ज कर रहे हैं, जो रिस्क फ्री रेट है वो 12%। कभी भी याद रखो, डेरिवेटिव्स में रिस्क फ्री रेट ही आता है, ओके। डेरिवेटिव्स हाँ बनता ही तो रिस्क फ्री सर रेट। ये रिस्क फ्री रेट अपन को मिलता कहाँ से है? आरएफआर जो ट्रेजरी बॉन्ड का रेट है मार्केट में वही होता है, और क्या होगा। रिस्क फ्री रेट तो वही होता है ना इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड्स भाई, अगर गूगल सबसे करेंगे तो कम। मिल जाएगा क्या? हेलो, हाँ सर। जो रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से, ऐसे सिक्योरिटीज जहां पर रिस्क बिल्कुल है ही नहीं। हाँ हाँ वो समझ गया, अपने इंडिया में मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो पूछ ले रहा लो ना इंडिया में, आप इंडिया में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लो, पीपीएफ का रेट ले लो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल हूँ। सेविंग ओके। सर्टिफिकेट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ले लो 8%, ये रिस्क फ्री रेट है। यहाँ पर आपको जीरो रिस्क है, न्यूट्रल, कोई रिस्क नहीं है आपको। ऑलराइट। चलो, रेंटल इनकम जो है, आप रेंटल इनकम, चलो मैं 1.5 लाख लगा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा ही लगा रहा हूँ, बट ठीक है, मैं इसको 1.5 लाख तक को रखता हूँ, ठीक है। अब हम्म। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी मेरे को फाइंड करना है। अभी इसमें मैं कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगाया, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो, सिंपल यही करके चल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, स्पॉट जो भी मेरा प्राइस है माइनस ये जो मेरा रेंटल इनकम था, ये मुझे नहीं आया ना, सामने वाले को आया, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं इसको निकाल दूंगा इंटू वन हम्म। प्लस आर होल पावर टी, जो भी मेरा टाइम पीरियड है। तो फॉरवर्ड प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, एज ऑन टुडे, मैं आज के दिन ही वो फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसपे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। जो भी 18 लाख निकाल के जो भी मेरा बनता है 1 + 12% होल पावर टी, कितना आ जाएगा, समथिंग 98,56,000। दैट्स इट। तो ये आपका हम्म। क्या हो गया, ये आपका आज के दिन आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फॉरवर्ड प्राइस। ओके, तो अब ये अमाउंट में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे यस ऑफ कि मैं कोर्स, इतने में खरीदूंगा आपसे 1 साल के बाद? यस 100%। ओके। ये नहीं होता तो 1 करोड़ 12 लाख होता। ये सिंस ये इनकम उसको चली गई, वो बेनिफिट मुझे पास ऑन करना है, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। ये सब एस्टिमेशन है बॉस, हम्म। फ्यूचर के हिसाब से सोचना। फ्यूचर में वो बोलेगा मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा 10 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो वो इसको 10 हम्म। ऐड होगा और ये 18 माइनस होगा, उसके बाद आप उसको जो भी है कंपाउंड करके अपना फ्यूचर प्राइस फाइंड कर लोगे, उसी पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे उससे। ये सिर्फ हाँ उन्हीं ठीक है। केसेस में जहां पर बेनिफिट्स है और कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी आपको स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लगता है। अगर वो सब केसेस नहीं है, तो सिंपल सिंपल है, स्पॉट इंटू 1 + आर होल पावर डी, सीधे सीधे सिर्फ इंटरेस्ट का नुकसान होता है, वो ऐड कर दिए, उतना ही है। ओके सर समझ गया। अंडरस्टूड। हाँ। फॉरवर्ड, ओके, पॉइंट नंबर 2, जस्ट इधर फोकस करो अभी। तो अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी डिराइव कर लिया, वो केसेस भी देख लिया जहां पर हमको लाइक ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर बेनिफिट भी है, ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर कॉस्ट भी है, वो सब भी हमने निकाल दिया, और सब निकाल के हम अभी अपना लाइक कैलकुलेशन कर चुके हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने फॉर्मूले में ये, अपने टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला ये लोग बता रहे हैं, ये जो भी अपना श्वेजर है उसमें ये कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू माइनस, ये सब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाओ और खलास करो इसको। जो मैं यहाँ पर तो आपको बता रहा हूँ वो फॉर्मूला ही मैं बता रहा हूँ, फॉरवर्ड हम्म। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ऑन टुडे फॉर द फ्यूचर डेट, स्पॉट माइनस इनकम जो भी आपका है प्लस कॉस्ट इनटू 1 + आर होल पावर टी, फिनिश्ड फॉर द टाइम पीरियड।
ओके Okay. चलो एक छोटा एग्जांपल देख लो, कुछ भी लगा लो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए। चलो एक एग्जांपल मेरे सामने है, एग्जांपल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्पॉट प्राइस टुडे है वो 100 है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा कुछ इनकम भी है वहां से, उधर से आने का, ठीक है ना, बेनिफिट्स। तो वो बेनिफिट्स को मैं माइनस कर दूंगा और कॉस्ट को क्या करूंगा, कॉस्ट मेरा 20 पड़ रहा है, ऐड कर दूंगा। और मेरा जो RFR चल रहा है मार्केट में 10% चल रहा है, 1.1। तो होल पावर जो भी है मतलब 2 और लगा सर लो। अगर T1/3, नहीं T अगर 3 मंथ है तो एक बार 1/3 1/4 लेंगे क्या अपन? आप ले लो ना 3/12 क्वार्टरली कर लो। हाँ तो वही 1/4 ही लेंगे ना अपन। 1/4 के ऊपर कैलकुलेशन कैसे करोगे? आपको 1/4 इज नथिंग बट 0.25 कुछ आएगा, वो लेके कर लो। हाँ नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे अगर होता है 3 मंथ्स का होता है तो हाँ 1/4 0.25 लेना पड़ेगा ना अपन को टी। अगर आपका 3 मंथ्स होता है तो 3/12 करो, 1/4 हो जाएगा। ओके। तो 1/4 इज नथिंग बट 0.25, तो 3 मंथ्स का प्राइस आएगा आपको, हम्म ठीक है। हम्म डाउट्स? हेलो। हाँ हेलो, या एनी डाउट्स? नो नो सर प्लीज। हाँ, शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस। अगर वही अगर हाफ ईयरली बोलता तो क्या करते? 6/12 1/2। 0.5, और क्या। हम्म ठीक है। सो ये दो टॉपिक्स आपका खत्म हुआ। अब थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। तो फॉरवर्ड से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो पहला वाला मैंने फिनिश कर दिया, प्राइस भी समझा दिया, फॉरवर्ड का वैल्यू भी समझा दिया, दोनों भी खत्म कर दिया, ठीक है। अब मेरे को हम्म जाना है फ्यूचर में, और फ्यूचर फॉरवर्ड के डिफरेंसेस के साथ मैं वो भी फिनिश कर दूंगा। ओके चलो फ्यूचर्स पे जाते हैं। देखो कुछ मैकेनिक्स तुमको पहले से मालूम होने चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो यू कैन फोकस हियर, फॉरवर्ड प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। देखो सबसे पहले कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर समझ, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट bespoke कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड है। अच्छा ये कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है। ये भी दो पार्टीज के बीच में होता है, दो पार्टीज अपनी शक्ल कभी नहीं देखती एक दूसरे की, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्लियरिंग हाउस होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो दे चुका हूँ, करेक्ट। ये दो हम्म पार्टीज एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे, उनके बीच में क्लियरिंग हाउस होगा, एक काउंटर पार्टी, सेंट्रल काउंटर पार्टी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क है। डिफॉल्ट रिस्क कैसे होगा भाई, 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, चलो आज मेरा स्पॉट प्राइस 90 है और फॉरवर्ड प्राइस 100 बनाया, और फॉरवर्ड प्राइस 100 बनाया, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और वो 140 हो गया। उस दिन क्या होता है, किसका प्रॉफिट है, इसका। ये 100 में खरीद के 140 में बेच सकता है, बी का नुकसान हो रहा है। बी बोलेगा भैया मेरे को नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं देता पैसे, मैं आपको डिलीवरी नहीं देता, छोड़ दो, मैं जाके ओपन मार्केट में बेच के 140 कमा लूंगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टी डिफॉल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म अगर प्राइस, हाँ बेसिकली फॉरवर्ड्स में कोई क्लियरिंग हाउस नहीं होता है, ओवर द दैट इज काउंटर हम लोग होता है। ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। दो पार्टीज के बीच में हाँ डिफॉल्ट हो सकता है। अगर वो 80 चले गया तो ये बोलेगा भैया मेरे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सस्ता हो गया है वो, मैं अब 100 में खरीद के 80 में बेचूं, मैं तो इतना बेवकूफ नहीं हूँ, छोड़ दो भैया पैसे, मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। तो देयर इज अ डिफॉल्ट रिस्क, हम्म बट यार वैसा नहीं होता है, यहाँ पर मार्जिन लिया जाता है, ठीक है। तो मार्जिन एक हम्म कोलैटरल की तरह लिया जाता है। लाइक दोनों पार्टी को बोला जाता है कि अपने अपने मार्जिन 100 रुपए जमा करो, जो भी ट्रेडिंग करना है करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मार्जिन जब कम पड़ जाएगा तो मिनिमम मार्जिन हम आपको पूछ लेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट। हम्म तो अब यहां पर ये है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स।
अच्छा, और ये जो होता है ये इसमें नो मार्क टू मार्केट फ्यूचर, इसमें मार्क टू मार्केट फीचर होता है। अभी अगर दोनों के तुम प्राइसिंग में भी देखो छोटा डिफरेंस दिखेगा। आई डोंट नो वेदर यू हैव एन आइडिया अबाउट फ्यूचर प्राइस और नॉट। फॉरवर्ड तो मैं समझा चुका हूं, फॉरवर्ड प्राइस टुडे, स्पॉट टुडे इनटू 1 प्लस आर होल पावर n, बट द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी फ्यूचर प्राइस एज ऑन टुडे, ठीक है, इज नथिंग बट स्पॉट इनटू ई पावर आर टी, ये रहेगा फॉर्मूला आपका, एस नॉट इनटू। तो क्या मतलब है इसका, ओके हो क्या रहा है यहाँ पर, ये कंटिन्यूअसली कंपाउंड होता है, ये जब एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो इट इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग। ओके ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग? भाई यहाँ पर मैंने बताया मार्क टू मार्केट है, 100 रुपए हुआ, यहाँ पर 100 रुपए मार्जिन है, तुमने मतलब लॉन्ग ने शॉर्ट के साथ एक ट्रेड किया, फाइन, सो वट एवर द ट्रेड हैज हैपेंड, इसमें इसका जो है 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका 20 रुपए का नुकसान हुआ, करेक्ट? भाई जो भी है ना, लॉन्ग शॉर्ट होते हैं, एक का नुकसान एक का ये भी राइट एंड ऑब्लिगेशन ही है, फ्यूचर भी, फ्यूचर फॉरवर्ड से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसमें मार्क टू मार्केट फ्यूचर है, थोड़ा सिक्योरिटी है, स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी भी फिक्स खरीदनी पड़ेगी, आप जैसा बोले वैसा नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप 1 किलो आलू का भी कॉन्ट्रैक्ट बना लो या 1 आलू का भी बना लो, आपकी मर्जी है, कस्टमाइज है, यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ पर मिनिमम 1 टन ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, राइट समझ गया उतना है तो आओ नहीं तो जाओ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका नुकसान हो गया, यानी इसको इसको भरना है, तो इसके मार्जिन में से 20 रुपए कटे और इसके मार्जिन में 20 रुपए ऐड हो गए, अब होना क्या है, ये 120। अब ये क्या होता है, एवरीडे सेटल होता है, एवरीडे सेटलमेंट। ओके अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो 4 बजे के बाद मार्केट क्लोज और उस दिन सेटल हो जाएगा, ठीक है। इफ आई स्पीक अबाउट दी कमोडिटी, 11 बजे के बाद सेटल हो जाएगा और फिर अगले दिन फ्यूचर प्राइस आपका फिर से तय होगा, ओके, उस दिन आपका स्पॉट फिर 0 हो जाएगा, यानी कोई प्राइसेस नहीं है, अगले दिन की प्राइस अगले दिन तय होगी, गॉट माय पॉइंट? ओके क्योंकि तो एवरीडे सेटल हो कमोडिटी रहा है ना। मार्केट के क्या टाइमिंग्स होते हैं? हाँ, कमोडिटी मार्केट के क्या टाइमिंग्स होते हैं? रात के 11 तक चलता है वो, और सुबह? सवेरे 9 बजे 10 बजे खुल जाता है, 9 बजे खुल जाता है। अच्छा ओके और फॉरेक्स तो 24 आवर्स चलता है, 24 आवर्स 365 डेज। एंड क्रिप्टो मार्केट? क्रिप्टो तो क्या है देखो, क्रिप्टो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो एक करेंसी है ना, आप पेमेंट कर रहे हो बस, मार्केट कैसे बना, लोग डिमांड दिखा रहे हैं, उसकी प्राइसिंग बढ़ रही है। हम्म अब डॉलर की डिमांड, अब लोग कुछ लोग डॉलर खरीद के घर में रख रहे हैं, क्यों खरीद के रख रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हमारे एशिया कंट्रीज वगैरह में डॉलर की क्योंकि डॉलर डिमांड की बढ़ वैल्यू रही है। ज्यादा जा रही है। हाँ, तो डिमांड बढ़ रही है हाँ बोल के, बट बिटकॉइन इज नॉट ए, बिटकॉइन हैज बिकम एन इन्वेस्टमेंट, वाई, बिकॉज इट्स गोइंग अप, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब 2-3 दिन के डिफरेंस में 2-3 हजार डॉलर बढ़ चुका है वो, हम्म तो वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बन चुका है, एक बार वो ऑफिशियल करेंसी बन जाएगा तो फिर क्या है, खलास, सेलिंग होगी और क्या होगा। जब तक हाँ डिमांड बढ़ रहा है फायदा उठाओ, जिस दिन डिमांड खत्म हो गया, सब लोगों के पास आ गया, तो सप्लाई सप्लाई है, फिर क्या डिमांड है, तो इसीलिए अभी ही उसमें जाना ठीक है, उसका ये ट्रेंड ही बता रहा है, ठीक है। हम्म तो ये एवरीडे सेटल हो जाता है, ये हर दिन सेटल हो गया, इसका प्रॉफिट इसका लॉस खत्म, वो ट्रेड क्लोज, स्क्वायर ऑफ, अब अगले दिन नया ट्रेड। तो ये जो बंदा है, ये ए, जिसके अकाउंट में एक्स्ट्रा 20 आया, ये इसको क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है, कर हम्म सकता है ना। हाँ डेफिनेटली 100 भी है और 20 भी है, दोनों के ऊपर री इन्वेस्ट कर लेगा, वो दोनों को भी री इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब वो क्या करता है, 100 का मार्जिन तो मेंटेन करके चलना ही है उसको, और 20 को वो री इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर उस दिन इंटरेस्ट रेट्स हायर रहे, अभी इसमें कोरिलेशन की बात आती है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, अगर इन फ्यूचर प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो आपका फ्यूचर प्राइस हाई रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा रिटर्न्स कमाओगे, करेक्ट, री इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स कमाओगे, ये 20 को री इन्वेस्ट करोगे एक हायर रेट के ऊपर, तो आपको ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, मतलब ज्यादा प्राइसिंग हो जाएगी, करेक्ट। राइट एक फीचर बता रहा हूं मैं आपको,
मैं फ्यूचर प्राइसिंग और ये प्राइसिंग पे नहीं, मैं एक फीचर बता रहा हूँ क्योंकि फॉरवर्ड में वो इंटरेस्ट वाला कोई केस ही नहीं है, सिर्फ आप फ्यूचर प्राइस में ही वो इंटरेस्ट कमा रहे हो री इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट्स को। फॉरवर्ड में जो प्राइस आपने फिक्स कर दिया वो फिक्स है, वो उससे ज्यादा उस दिन के स्पॉट प्राइसेस बढ़ सकते होंगे, बस आपका प्राइस फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके और बी के बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आपका फॉरवर्ड प्राइस, आपका स्पॉट प्राइस 90 है, फॉरवर्ड प्राइस आपने 100 फिक्स किया है, बढ़ रहा है ना? हाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, बढ़ेगा तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, फ्यूचर प्राइसेस भी बढ़ेंगे अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो, बट वो ऐसे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा बढ़ेंगे? क्योंकि आप जो है, आपका जो रिटर्न आता रहेगा, आपको प्रॉफिट कमाओगे, उसको री इन्वेस्ट करते जाओगे ना बॉस। यस तो ओके री इन्वेस्ट करने से वो 100 इक्वल टू 100 नहीं होगा, वो हो सकता है 115 हो जाए या 112 हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कंपाउंड होगा आपका बेसिकली कंटिन्यू, वो इंटरेस्ट भी कैपिटल। कंपाउंड नहीं होगा, कंटिन्यूअसली कंपाउंड होगा। इसीलिए फॉरवर्ड प्राइस से फ्यूचर प्राइस थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन आपको तो बताता हूं मैं। बेसिकली हाँ अच्छा सर समझिए कि हाँ मैंने अ, आज आज का स्पॉट प्राइस एक सिक्योरिटी का देखा है, वो है 150 रुपीज, ठीक है। हाँ। और मुझे लगता है कि वो जाएगा 100 रुपीज जाएगा नेक्स्ट अभी मंथ। अभी तुम एक काम करो, मेरे को बोलो, मैं यहाँ लिखता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। स्पॉट प्राइस है 150 रुपीज अभी। हाँ ठीक है, स्पॉट ओके। हाँ देन आई फील दैट नेक्स्ट मंथ इट विल गो डाउन टू 100 रुपीज। हाँ, अच्छा वो नीचे जाएगा सोचते हो, ओके। मतलब उसका फ्यूचर्स प्राइस, हाँ, ये ठीक है कैलकुलेट फ्यूचर नहीं प्राइस। किए तुम, ये प्राइस नीचे जाएगा, हाँ। हाँ तो अभी डेली जितना भी ऊपर नीचे होता है वो प्रॉफिट लॉस होते रहेगा ना मेरे अकाउंट में। हाँ ज्यादा भी हो एवरी डे, मैं क्या बताया वही पॉइंट पे आता हूँ। एक डेरिवेटिव जो होता है वो उसका जो डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया मैंने, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन। अब अगर तुम्हारा अंडरलाइन 100 रुपए का है, ठीक है ना, तुमने फॉरवर्ड प्राइस कुछ भी फिक्स किया होगा 150, ये स्पॉट है, अगले दिन ये बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, समथिंग आपका 105। 102 हो जाएगा। तो उस दिन आपकी वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2 इंटू द क्वांटिटी वॉट एवर यू हैव, 100 आपके पास आ गए। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है, अंडरलाइन से हो रही है ना। हम्म। दैट्स इट। एक सेकेंड। और अगर 102 के बाद नेक्स्ट डे 98 चले जाता है तो वो लॉस हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो तो जाएगी। 400 रुपए का लॉस हो जाएगा फिर। हाँ हो जाएगा। या 400 का होगा या 200 का होगा। नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना, फॉरवर्ड में नहीं होता, हाँ वो फ्यूचर में होता। फ्यूचर में आप ऐसा करो ना, नेट निकाल लो, मार्जिन ऐड करते जाओ, नेट वो निकालो। समझ गया सर। लेकिन अब समझो फर्स्ट डे 100 से 102 हुआ तो हाँ नेक्स्ट डे मेरा बेस प्राइस 102 बन जाएगा या 100 ही रहेगा। ये आपका जो नेक्स्ट डे का जो भी डिसीजन होगा वो तो आपको सिस्टम में दिख जाएगा, ठीक है, सिस्टम में दिख जाएगा, फाइन। आप नेक्स्ट दिन की फ्यूचर प्राइस भी निकाल सकते हो, आज का मतलब स्पॉट प्राइस लेके। आज अभी जो स्पॉट है ना, आज मार्केट क्लोज हुआ, हेलो, हम्म। आप ओवरनाइट रेट लगा के अगले दिन का फ्यूचर प्राइस निकाल लो। वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं फ्यूचर के। फॉरवर्ड का तो क्या है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, फ्यूचर के कैलकुलेशंस, उसके मैकेनिक्स ये है, देखो, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट में आप एक दिन का भी प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। सर देखिए अभी हाँ, फर्स्ट मार्च को 100 रुपए का तुम्हारा था, जो ठीक है शेयर। एस्टिमेशन आ रहा है, मैं बताता हूँ क्या है, तुम ये मार्जिन है, ये तुम्हारा स्टॉक का प्राइस नहीं बता रहा हूँ मैं, दिस इज हाँ योर मार्जिन। वो मैं समझ गया। अब हाँ मैं हाँ आपको हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ सर, हाँ ठीक है। हाँ 100 रुपए का है, हाँ 150 का मैंने बनाया है, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट डे 2 मार्च को हो जाता है 102, हाँ ठीक है। तो आप हाँ बोले कि और मैंने 100 शेयर का बनाया है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है। 2 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ है तो 2 into 100 हो गया मेरा 200 प्रॉफिट, हाँ राइट। हाँ नाउ 3rd March को व्हाट हैपेंस इज द प्राइस goes to 98 rupees. हाँ। So how much will be my loss is what I'm asking you तो of that day. वो वो जो होता है तुम्हारा, जो वो गिरने का,
वो गिरने का वो काफी मुश्किल ही है। वो फॉरवर्ड प्राइस एस्टिमेशन में थोड़ी ना गिरेगा, हम तो रिस्क फ्री रेट पे कर रहे हैं ना। गिरा चाहे बड़ा, हमको क्या है, हम तो RFR पे कर रहे हैं, वो तो बढ़ना ही चाहिए RFR पे। तो वही तो है रिस्क न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया सर मेरे को। आप देखो, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का नहीं बनाते हो, एक दिन की बात अलग है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है, 2-3 महीने हाँ में। सर, लेकिन हाँ, एवरी डे मार्जिन में से प्रॉफिट लॉस नेट होता रहता है बोल रहे हो ना। होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, डेरिवेटिव की जो तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो थर्ड डे है उसके लिए मेरा बेस प्राइस 102 होएगा या 100 होएगा, क्योंकि 98 चले गया है ना प्राइस। सो 102 से 98 जाएगा, ये 100 रुपीज से 98 जाएगा, तो 2 रुपीज लॉस होएगा या 4 रुपीज लॉस होएगा। ये लाइक तुम्हारा जो प्रॉफिट लॉस है वो प्रॉफिट ऐड कर दिया, उस दिन का लॉस निकाल दो, तुम्हारे को नेट मालूम चल जाएगा। तो लॉस लॉस कैसे है सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, लॉस कैसे पता मतलब है करूं कि मैं। 102 गया, 102 जाके फिर 98 आ गया। हाँ, हाँ, तो तुम्हारा एक दिन में तुम्हारा 2 रुपए बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे 4 रुपए गिर गया। हाँ, तो तुम उसको क्या करो, ज्योमेट्रिक रिटर्न्स निकालो उसका, मैं ऑलरेडी तुमको बताया ना, कंपाउंडिंग करो। कंपाउंडिंग करे तो तुम्हारे को तो क्लियरली फिर मालूम मैं होता। आपसे इतना ये पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट डे का जो मेरा लॉस जो कैलकुलेट होएगा, हाँ, व्हाट विल बी माय बेस प्राइस, विल इट बी 102 और 100। देखो, आज का जो मेरा स्पॉट था 100, और वो मेरा फ्यूचर प्राइस कल का बन गया, तो अब यही मेरा अगले दिन का स्पॉट है ना। हम्म। हाँ, अब तो इसी 102 ही रहेगा बेसिकली ना, तो यस, 4 रुपए मेरा गिर गया मतलब शेयर, यस, तो 400 रुपए का मेरा लॉस होएगा ना बेसिकली। यस। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर ऐसा तुम्हारे को देखना है तो TCS के प्राइसेस चेक करो, देख सकते हैं हम लोग। जैसे एक TCS का प्राइसिंग का एक निकालता हूं मैं इससे। ये जैसा है, ये एक्सपोनेंशियल रेट पे होता है, मतलब ये कैसा होता है कि लाइक 1 जैन 1000 रुपीज आपका TCS का प्राइस है, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1005.54, तो स्प्रेड कितने का है। 554। और लाइक अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है आपका, TCS का प्राइस आपका लाइक 5 जैन को, फॉर एग्जाम्पल 1, अभी कितना हुआ ये, 1005.54। हाँ, फिर 1005। अगले दिन वो 5 जैन को बढ़ गया, 5 जैन को 1050 हो गया, ठीक है। हम्म। फिर उस दिन कितना हो जाएगा, फिर वो 5 पॉइंट लाइक जो भी है, कुछ रिटर्न्स आएगा 1054। तो ऐसा ये जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये मैं वही बताया आपको। ये प्राइसिंग हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते बोल के नहीं है, लेकिन उसके लिए हम एवरेज एवरेज करके नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का जो मैकेनिज्म है वो लेके करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन लेके करना पड़ेगा। लेकिन क्लियरली है, आज का स्पॉट अगर 100 है, कल का फ्यूचर, मतलब अगर हम हमारा फ्यूचर प्राइस हम डिराइव कर रहे हैं वो 102 है, ठीक है। कल का, कल के दिन कितना होगा फ्यूचर प्राइस, स्पॉट ये आज का है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आप किस पे सेटल करोगे, 102 पे करोगे, फ्यूचर प्राइस है, ठीक है ना। हम्म। अब अगले दिन का उसके स्पॉट बाद प्राइस नेक्स्ट डे। आपने डिसाइड करने वाले हो, मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होगा। ओके। हाँ, आप कैसे डिसाइड करोगे प्राइसेस को, फॉरवर्ड में डिसाइड कर सकते हो, फ्यूचर में तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होगा ना, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर है, क्या डिमांड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फ्यूचर में तो मार्केट डिसाइड करेगा ना। ओके। समझ में आया। हाँ सर, हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ भाई, क्लियर बात है कि आज आज आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्राइसेस वहीं से ही मिल जाएंगे आपको, कि ये आपका फ्यूचर प्राइसिंग चल रहा है, उसको लेके आप अपना स्पॉट प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। स्पॉट को, वो स्पॉट से आप फ्यूचर को टैली कर सकते हो, आर्बिट्राज प्रॉफिट है कि नहीं है वो चेक कर सकते हो। बट वो बढ़ना घटना वो तो हर दिन चलता रहेगा, और वो बाइंग सेलिंग के हिसाब से आपका डिसाइड होगा।
जितना डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, कितने लोग उसको लेने के लिए रेडी है स्टॉक को, क्या डिमांड चल रहा है, क्या उसका मतलब सप्लाई है, उसके हिसाब से तो प्राइसेस बनेंगे ना। चलो, पॉइंट नेक्स्ट वन, आर्बिट्राज। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ आर्बिट्राज? बाइंग फ्रॉम भाई अगर बीएसई बीएससी में एक स्टॉक है 100 में मिल रहा है और निफ्टी में वो अगर जाके मैं 110 में बेच सकता हूँ, तो आर्बिट्राज। दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसिंग है, उसके वजह से मैं फायदा उठा रहा हूँ। फाइन। पर सर यू कैन आप ऐसे कर सकते हो क्या? अपने शेयर्स आप बीएसई से लेके एनएससी में बेच सकते हो? क्यों नहीं, वैसा करेंगे तभी, वैसे ही तो आर्बिट्राज बनेगा ना, नहीं तो कैसा बनेगा आर्बिट्राज? हाँ। बीएससी का जो प्राइस है वो बीएससी में बेचेंगे तो थोड़ी ना आर्बिट्राज प्रॉफिट निकलेगा। वो तो नॉर्मल प्रॉफिट होएगा वो। तो आर्बिट्राज क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ मार्केट एनोमलीज, यानी अलग अलग मार्केट में अलग अलग डिमांड के वजह से ऐसा होता है। अब करेंसी है, आप एक कंट्री में करेंसी बेचोगे तो आपको एक अलग प्रॉफिट रहेगा, दूसरे कंट्री में बेचोगे तो ज्यादा मिल सकता है ना, वहां पर डिमांड कैसा है उसके हिसाब से। हम्म। करेक्ट। अब इसका मैं एक हाँ सबसे सर। इजी एग्जांपल यही देता हूं हमेशा आर्बिट्राज का, कि आप एक एक स्क्रैप शॉप से आप एक लॉक ले लिए, एंटिक वाला। हाँ सर, ये आपने बस बढ़िया वो एग्जांपल समझना, वो दूसरे मार्केट में आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, ये तो समझ। हाँ। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपको जो कमोडिटी की प्राइसिंग होती है, फ्यूचर्स के मैकेनिक्स में आप जाओगे तो अभी फ्यूचर्स का आपको कोई इसमें है नहीं कैलकुलेशन का। ठीक है, यू ओनली हैव फॉरवर्ड प्राइसिंग, फ्यूचर्स नहीं है, इसीलिए यू विल बी कंफ्यूज्ड। ओनली दे हैव गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइस। ओके। हाँ, यू डोंट नो अबाउट दैट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है फ्यूचर प्राइसिंग। दे हैव ओनली गिवन द डिफरेंसेस, कहीं पर भी वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ये वो यूज नहीं करें। ओके, तो ओके। आप क्या कर सकते हो, जैसे एक गैसोलीन है, वो फ्यूचर्स प्राइस कैसे निकालेगा? फ्यूचर, भाई हमको डेली इंट्राडे ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग ये सब अलग चीजें होती है। फ्यूचर्स प्राइस मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट में से मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए ये देखना है कि आर्बिट्राज है कि नहीं है, उसके लिए आप फेयर फ्यूचर प्राइस फाइंड करोगे। वो हो जाएगा एस इंटू ई पावर आर टी। अगर आपका फ्यूचर प्राइस 110 आया और मार्केट में प्राइस 150 चल रहा है, तो आप आर्बिट्राज कर सकते हो ना। हम्म। अब उसके लिए एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, वो नहीं है आपको, इसीलिए मैं उसके मैकेनिक्स में नहीं जा रहा हूं। ठीक है। अगर समझना है तो आई कैन एक्सप्लेन यू इन अनदर सेशन। ये चैप्टर फिनिश करके मैं, अगर चाहिए तो कल बता दूंगा, कल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बताने में। मतलब सेशन में कल बता सकता हूं मैं कैश एंड कैरी, मेरे पास पूरा उसका कंप्लीट एग्जांपल के साथ पूरा मैकेनिज्म है मेरे पास। बट द थिंग इज वो नहीं है ना, क्या फायदा उसका? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय हम्म। कन्वीनियंस यील्ड? देखो, कन्वीनियंस यील्ड का मतलब ये होता है कि कई बार एसेट को होल्ड करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, rather than मेकिंग ए डेरिवेटिव, मतलब rather than मेकिंग ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्यों होता है ऐसा? आई डोंट नो। इससे ज्यादा भी जा सकता है प्राइस हाँ, को, मतलब अगर जो हम प्राइस लोग सेट लाइक किया है। कोई कोई चीज को होल्ड करके रखते हैं, तो हो सकता है कि लाइक जैसे अगर आप ऐसे देखो कि एक सपोज ए लार्ज कंपनी कम्स अप, ओके, एंड जैसे अभी जैसे यहाँ पर मैं कन्वीनियंस यील्ड का एक छोटा एग्जांपल लगाता हूँ। सपोज इफ आई स्पीक अबाउट कन्वीनियंस यील्ड, ओके, ये फैक्ट्री ए है, ये फैक्ट्री बी है, ठीक है, और इसमें सोयाबीन्स है और ये भी सोयाबीन से डील करती है, लेकिन ये 100 टन ही सेल कर पाती है टिपिकली, ठीक है, और ये भी 100 टन सेल करती है, लेकिन 500 टन का
लाइक स्टोर करने का इसके पास, मतलब कुछ ऑर्डर आया तो ये एक्स्ट्रा स्टोर करके रख रही है, ठीक है ना। एंड लाइक तो अभी क्या होता है कि अगर इसको कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, कोई ना कोई एक कस्टमर इसके पास आया, लार्ज कस्टमर, और उसको क्या है 400 टन का उसको रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये उसको फुलफिल कर सकता है? नो। ये उसको फुलफिल कर सकता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 400 टन की कैपेसिटी है, करेक्ट। यस। तो कई बार क्या होता है, हमको एसेट होल्ड करने से ज्यादा बड़ा फायदा मिलता है रादर देन मेकिंग ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी फॉरवर्ड यानी मैं आगे जाके खरीदूंगा और फिर 3 मंथ्स के बाद खरीद के मैं डिलीवर करूंगा, उससे ज्यादा अच्छा है मैंने होल्ड करके रखा और इमीडिएटली ऑर्डर को फुलफिल कर दिया। ओके, सो कन्वीनियंस यील्ड इज नथिंग बट द अमाउंट बेनिफिट, the amount of benefit बेसिकली सर, जैसे अगर शेयर्स का मैंने derived फ्यूचर्स प्राइस बनाया है 150, और इफ आई होल्ड इट लॉन्गर पीरियड, वो 150 से 200 भी चला जाता है, जा तो सकता 50 है। रुपीज विल बी माय कन्वीनियंस फील्ड, राइट? हाँ, अभी कन्वीनियंस यील्ड का मतलब ये है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाकर उसको होल्ड करके रख रहे हो, तो कई बार हमको उसके ज्यादा बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं रादर देन मेकिंग ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। हम्म। यहाँ पर वही है ना, मेरा सोयाबीन का जो कस्टमर है 400 टन, उसको मैं इमीडिएटली सप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने होल्ड करके रख लिया उसको। नहीं तो मुझे, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाता किसी और, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था, ठीक है ना, 400 टन का फ्यूचर में, लेकिन वो कस्टमर मेरे को अभी आ गया, अभी क्या अभी पूछ रहा है, तो अभी बेचने के लिए मेरे पास वो स्टोरेज में है, अभी बेच दूंगा। फॉरवर्ड बनाता तो क्या फायदा होता, करेक्ट ना। आज ही पैसा आ गया तो आज ही इन्वेस्ट कर लूंगा ना, फ्यूचर में प्राइस गिरेगा बढ़ेगा मुझे क्या पता है। यस। तो कन्वीनियंस इज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड by holding a asset as against entering a forward or future contract. सो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है। लेट्स गो फॉर दी दिस वन, आर्बिट्राज तो हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, जो भी फ्यूचर प्राइस आप जो डिराइव करते हो, एस नॉट इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी इज इक्वल टू एफ, ये आपका नो आर्बिट्राज प्राइस होता है, ठीक है। ओके, मतलब मतलब ये है कि ये वो प्राइस है जिसके ऊपर आर्बिट्राज नहीं होगा, मतलब ये आपका फेयर फ्यूचर्स प्राइस है जो रिस्क फ्री रेट के साथ आपने उसको डिराइव करके रखा हुआ है। फाइन, ओके। नाउ अभी आप देखो एक पॉइंट है यहां पर, कुछ ये लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, रेप्लिकेशन एंड आपका रिस्क न्यूट्रलिटी। ओके, तो ये रेप्लिकेशन और रिस्क न्यूट्रलिटी के बारे में कुछ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अभी देखो ये आपका रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो, अगर आप एक एसेट और उसके साथ एक डेरिवेटिव को क्लब कर दो तो आप एक रिस्क फ्री एसेट बना सकते हो। भाई कैसे सर? मैं बताता हूं, जैसे आप एक एसेट है आपके पास, ठीक है ना, एक स्टॉक है 100 का, आप सोचते हो कि वो जाएगा 120, ठीक है, माइल्डली बुलिश हो, या सपोज 150, बट वो क्या हो गया, वो नीचे चले गया स्टॉक का प्राइस। तो एसेट आपके पास है प्लस डेरिवेटिव आपने, अच्छा ये अगर नीचे चले गया तो आप लूज कर दोगे, करेक्ट। कम ऑन, हेलो हाँ सर, करेक्ट। यस। हेलो। यस सर, करेक्ट। हाँ, अगर ये नीचे चले गया 80 तो यू लूज ना। सो इफ यू यस हैव यस। एन एसेट एंड यू merge it with a derivative, समझ गया सर मैं।
हाँ, तो एक रिस्क फ्री एसेट बन जाता है, क्योंकि ये Right. derivative उसके रिस्क को हेज कर देगा। एक पुट ऑप्शन ले लिया, या एक फ्यूचर्स ले लिया, शॉर्ट कर दिया, खत्म। तो ये जो हमको रिटर्न्स दे पाता, वो रिटर्न्स का नुकसान नहीं हो रहा है, इसीलिए रिस्क फ्री एसेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जो है वो रिस्क न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने पहले आपको बताया कि रिस्क एवर, आपको पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने बताया था रिस्क एवर्स, लाइक रिस्की, समझ लो रिस्क सीकर एंड रिस्क न्यूट्रल। ठीक है, अब रिस्क एवर, रिस्क हाँ ये सीकर, तो पढ़ा था। हाँ रिस्क सीकर तो रिस्क लेना चाहेगा, उसको कोई भी मतलब ज्यादा कम कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करेगा, ये कम में ज्यादा की डिमांड करेगा कि मेरे को मतलब कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स चाहिए। ये बोलेगा मुझे ज्यादा कम सब चलता है। ठीक है, तो अभी इसमें पॉइंट ये है नोट करने वाला कि अ डेरिवेटिव कैन बी, देखो अभी क्या हो रहा है कि रिस्क न्यूट्रल बना रहे हो आप एक डेरिवेटिव को, उसको अगर मतलब आप क्या कर रहे हो, ये पॉइंट्स पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क एवर्शन, रिस्क न्यूट्रलिटी एंड आर्बिट्राज फ्री प्राइसिंग। मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स आर रिस्क एवर्स, सॉरी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ज्यादातर इन्वेस्टर्स तो रैशनल इन्वेस्टर्स है ना, रैशनलिटी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। वो क्या बोलते हैं, मेरे को कम रिस्क में अच्छा रिटर्न चाहिए, फाइन। So that is they do not accept the risk without expecting some additional return for that risk। मतलब वो बोलते हैं कि मैं रिस्क तो लेना चाहूंगा, पहले तो मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर रिस्क है भी तो मुझे प्रीमियम दे दो एडिशनल आप, तो मैं वो रिस्क एक्सेप्ट करूंगा, फाइन। दैट इज व्हाट ए रैशनल मैन डज। यस शिवांग, तुम ऑनलाइन हो ना? हाँ सर। हाँ, so a risk neutral investor is one who does not care for the risk and does not require a risk premium to invest in risky asset। यानी इसके लिए ज्यादा कम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केयर ही नहीं करता रिस्क के बारे में, ये न्यूट्रल है। ठीक है ना, रिस्क वाला जो रिस्क सीकिंग है वो क्या करता है कि उसको तो रिस्क की सिक्योरिटी चाहिए, और लाइक वो कम रिस्की में जाना ही नहीं चाहता। सो डेरिवेटिव कैन बी कंबाइंड विद एन एसेट टू प्रोड्यूस ए रिस्क फ्री पोजीशन। सही है, हमने वही किया ना अभी। यस करेक्ट। हाँ, हमने वही किया। तो हमको क्या हो रहा है, एक रिस्क फ्री पोजीशन मिल रहा है। तो the derivative price is the price that guarantees the risk-free combination of derivative and underlying to produce a risk-free rate of return. Thus, the derivative price can be inferred from the characteristics of underlying। पहले तो मैंने आपको बताया कि अंडरलाइंग यानी ज्यादा होगा कम होगा तो आपका डेरिवेटिव का प्राइस निकल के आएगा। सो डेरिवेटिव प्राइस इज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग दैट इन्वेस्टर इज रिस्क न्यूट्रल। कभी भी ये बात रखना कि डेरिवेटिव का जो प्राइसिंग होता है वो रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर समझ के ही चलता है। That's why derivative pricing is sometimes called risk neutral pricing। ठीक है ना? हाँ मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर डेरिवेटिव के साथ एसेट को कंबाइन करेंगे तो उनका रिस्क जो है वो वैसे भी कम हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसको रिटर्न आना ही आना है पक्का। दैट इज रिस्क न्यूट्रलिटी। रिस्क न्यूट्रल मतलब वो बंदा जिसको ज्यादा कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है उसको चलेगा, वो कोई भी रिटर्न्स में सेटिस्फाइड है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एलओएस का हो गया। आपका सेकंड क्वेश्चन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने, लाइक वैल्यू एंड प्राइस भी डिस्कस कर लिया, एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में कन्वीनियंस यील्ड है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एडलेस करने की बात कर दी थी मैंने यहाँ पर, ये भी हो गया। और इनका डिफरेंस जो आएगा वो वैल्यू क्रिएट करेगा, वो भी बता दिया। अच्छा, एफआरए, एफआरए क्या होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। भाई हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के ऊपर बनाते हैं, करेक्ट? ये अभी करेंगे कल करेंगे शिवांग? कल कर लेते हैं ना सर, मैं भी बोलने वाला था। वही आज के लिए इनफ है, एफआरए नया कॉन्सेप्ट है, अभी हमको एफआरए करना है। ऑप्शंस तो तुम्हारे को काफी अच्छा नॉलेज भी है कंप्लीटली। नहीं सर, ऑप्शंस भी एक बार उसका कराऊंगा, मैं नहीं प्राइसिंग कराऊंगा तो वैसे। नहीं। हाँ हाँ, मैं करा हाँ, दूंगा मेरे को पूरा। बेसिक नॉलेज है उसका, प्राइसिंग वो सब के बारे में जानना है। प्राइसिंग तो नहीं है आपको, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्राइसिंग का। ठीक है ना, आप लोग को फ्यूचर प्राइस ये वो सेकंड लेवल में अभी नहीं है, तो मैं फिर भी मैं समझा दूंगा कल, वो टेंशन मत लो, आई टेक केयर ऑफ दैट, ओके।
नहीं, ऑप्शन प्राइसिंग है ना सर? वही है, बाइनोमियल मॉडल से बता रहा है वो। मैं आपको एक फॉर्मूला है खाली, उससे निकालना है, उसका मैकेनिक्स ज्यादा नहीं है। हाँ ओके है सर, भाई, जो वो भी है पुट कल और तक। कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाल सकते हो आप, पुट कॉल पैरिटी से है वो, मुझे पता है। मैं कल बता दूंगा वो चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? ऑलराइट अच्छा, सर। कल कितने बजे? सर आप मेरे को एक बार सुबह टेक्स्ट कर दो सर, टाइमिंग आप जब भी फ्री होते हैं मैं 1 o'clock उस लेने को हिसाब रेडी हूँ से। कल। 1 o'clock बोले तो 1 o'clock ले लेता हूँ, सर 2:30 आज भी आपने 1 o'clock बोला था सर, आप मेरे को 2:30 को मैसेज करे नहीं, कि क्लास मेरा के लिए रेडी हेल्थ है। थोड़ा सा डिटोरेट हुआ, अब थोड़ा स्टेबल है, आज अच्छा लग रहा, कोई तो प्रॉब्लम ये नहीं। जो भी है सर, मेरे को आप एक सुबह 9 o'clock या 10 o'clock जब भी आप फ्री होते हो खाली मैसेज मेरे को डाल दो। शिवांग, ठीक मैं है वन कि क्या थर्टी को टाइम पे आप डाला क्लास। तुम्हारे को, लेकिन तुम्हारा भी कॉलेज चल रहा था अजीत सिंह ना। तो वही सर, आप एक बार मेरे को सुबह टाइमिंग डाल दीजिए ना सर, 9 बजे डाल दीजिए, तो मैं उस हिसाब से मैं अपने आप अगर को मैं प्रिपेयर भी कल कर अगर लूंगा। टाइमिंग 1 का डालूं तो तुम्हारा कॉलेज है कि नहीं कल, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वही तो सर, मैं आप मुझे एक बार 9 बजे एक बार मैसेज कर देंगे, सो आई विल हाँ, रिवर्ट बैक टू यू एंड देन वी कैन फिक्स अ टाइमिंग अकॉर्डिंगली, राइट? ठीक है, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज मैं अगर करता वैसा, तुम्हारा कॉलेज होता तो फिर वही मैं इसलिए कल फिक्स कर दिया 1 o'clock, बस मैं फिक्स कर दिया हूँ कल 1 o'clock लेते हैं। चलो, आप एक बार मुझे सुबह टेक्स्ट करके एक बार कंफर्म कर दीजिए सर, आप एवरीडे मेरे को सुबह एक बार प्लीज टाइमिंग कंफर्म कर दीजिए। मैं अभी कंफर्म कर दिया 1 o'clock, मैं कल डॉट नहीं 1 को नहीं सर, मैसेज मेरे कर को दूंगा। सुबह कर दीजिए सर प्लीज। अरे, अभी कर रहा हूँ फिर अरे सवेरे। सर आप बोलते हो सर 1 o'clock, फिर कुछ ना कुछ अगर हो जाता है 1 o'clock को नहीं होता है, तो जस्ट इन केस जस्ट लेट मी नो द टाइमिंग इन द मॉर्निंग सो आई कैन क्लियर एवरीथिंग अच्छा एल्स। बाबा, ठीक है, मैं कल सवेरे कर दूंगा बस। ऑल ओके, राइट सर, जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट इन द मॉर्निंग एंड आई विल कंफर्म द आई टाइमिंग। विल डू इट डियर, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ऑल राइट सर। अच्छा, वो मेरे को थैंक यू ये सो बताओ, मच। आपका रिवीजन का क्या चल रहा है अभी, क्या स्टेटस है? हाँ चल रहा है सर, बस क्या बताऊँ। रिपोर्टिंग कितना, अभी कितने चैप्टर्स हुए? ओ, हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। हो रहे हैं? मतलब मेरे को स्टेटस दो, मैं वो उसका आज मैं मेल भेज रहा हूँ, मेरे को फिर टेस्ट लिख के देना है। जी सर, आप भेजिए मुझे, मैं करके देता हूँ आपको रिपोर्टिंग का टेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्टिंग कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बुक देता हूँ। हाँ हो जाएगा सर, तो बताता हूँ सर शिवांग, मेरे को आपको। एक क्लियर स्टेटस बताओ ना, कितने चैप्टर हो गए प्लीज। बताता हूँ सर, कल बताता हूँ। ठीक है, मुझे कल बताओ। ओके, ऑल राइट सर। या बाय। ओके।